जब भी जीएसटी की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता है, सेल या बिक्री। मतलब अगर कुछ बेचा है तो जीएसटी लगेगा। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है? असल में जीएसटी का पूरा खेल बिक्री पर नहीं बल्कि एक दूसरे शब्द पर टिका है। और आज हम उसी एक शब्द के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये एक शब्द सप्लाई पूरे जीएसटी सिस्टम की नींव है। इसे आप गाड़ी की चाबी की तरह समझिए। जब तक चाबी नहीं घूमेगी, टैक्स का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सीधी सी बात है, नो सप्लाई नो जीएसटी। बस इतना ही फंडामेंटल है ये। और यही सवाल आज हमारे विश्लेषण के सेंटर में है। एक कप कॉफी बेचने से लेकर अपनी ही दूसरी ब्रांच में सामान बेचने तक ये सप्लाई का दायरा आखिर कहाँ तक फैला है? चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में सप्लाई है क्या। और आप शायद हैरान हो जाएंगे कि इसका मतलब सिर्फ सामान के बदले पैसे लेने से कई कई ज्यादा हैं। देखिए कानून का दायरा कितना बड़ा है। मतलब ये कि सिर्फ सेल ही नहीं बल्कि सामान की अदला बदली, जिसे हम बाटा कहते हैं, या फिर किसी को अपनी जगह किराए पर देना या किसी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का लाइसेंस देना, ये सब कुछ सप्लाई माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीरा का कैफे अपनी कोई खाली जगह किसी को किराए पर देता है तो वो भी एक टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कॉफी बेचना। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझे। कोई भी ट्रांजैक्शन इन 6 शर्तों से होकर गुजरता है। क्या ये गुड्स या सर्विसेज के लिए है? क्या बदले में कुछ मिल रहा है? क्या इसे एक रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहा है? अगर किसी भी सवाल का जवाब ना है तो जीएसटी लागू नहीं होता। और अगर इन 6 के 6 सवालों का जवाब हाँ में है तो बस जीएसटी लगना तय है। तो ठीक है, हमने ये तो पहचान लिया कि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक और ट्विस्ट। हर सप्लाई एक जैसी नहीं होती और सरकार उन पर एक जैसा टैक्स भी नहीं लगाती। तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि ये किस तरह की सप्लाई है। मीरा के कैफे का उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। जब वो कॉफी के साथ बिस्किट का कॉम्बो बेचती है तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि ये चीजें नेचुरली एक साथ ही बिकती हैं। तो टैक्स भी मेन आइटम यानी कॉफी के रेट पर लगेगा। लेकिन अगर वो एक गिफ्ट हैम्पर बनाती है जिसमें कॉफी, परफ्यूम और चॉकलेट है तो ये एक मिक्स्ड सप्लाई है और यहाँ पर नियम बदल जाता है। इस पर टैक्स उस आइटम की दर से लगेगा जिसकी टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, और इस केस में वो शायद वो महंगा वाला परफ्यूम होगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और किस्में हैं। जैसे जो कॉफी बिक रही है वो टैक्सेबल सप्लाई है। दूध जैसी जरूरी चीजें एग्जेम्प्ट हैं जिन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। जब कोई बिजनेस अपना सामान देश से बाहर बेचता है तो उसे जीरो रेटेड कहते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। और फिर शराब या पेट्रोल जैसी चीजें हैं जो पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से ही बाहर हैं। उनका अपना अलग टैक्स सिस्टम है। अब आते हैं जीएसटी के सबसे चौंकाने वाले नियमों में से एक पर। जरा सोचिए, बिना किसी पैसे के लेन देन के भी टैक्स देना पड़ सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जीएसटी कानून में ये बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, ये नियम थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड लॉजिक है। सरकार कुछ स्थितियों को टैक्सेबल इसलिए मानती है ताकि बिजनेस सिर्फ वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके टैक्स देने से बच ना जाएं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कानून कुछ सिचुएशंस में ये मान लेता है कि सप्लाई हुई है, भले ही कोई पैसा न लिया दिया गया हो। इसे कहते हैं डीम्ड सप्लाई। जैसे जब मीरा अपने कैफे का पुराना फ्रिज अपनी दूसरी ब्रांच में भेजती है तो टेक्निकली तो कोई सेल नहीं हुई, लेकिन एक एसेट की वैल्यू तो ट्रांसफर हुई है ना। बस इसीलिए इस पर जीएसटी लागू हो जाता है। तो अब तक हमने सप्लाई के क्या और कैसे को तो समझ लिया, पर एक और जरूरी सवाल है, कहाँ? जीएसटी में लोकेशन बहुत मैटर करती है। यही तय करती है कि कौन सा टैक्स लगेगा और किसे मिलेगा। चलिए मीरा के कैफे पर वापस चलते हैं। सोचिए, एक ही कप कॉफी जब वो लुधियाना में बिकती है तो उसकी टैक्स की कहानी अलग होती है। जब वही कॉफी चंडीगढ़ में किसी कस्टमर को भेजी जाती है तो टैक्स बदल जाता है, और जब उसे दुबई एक्सपोर्ट किया जाता है तो कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, जैसे मीरा का लुधियाना में कॉफी बेचना, तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इस पर 2 टैक्स लगते हैं, आधा केंद्र को सीजीएसटी और आधा राज्य को एसजीएसटी।
लेकिन जैसे ही ये ट्रांजैक्शन स्टेट की बाउंड्री पार करता है, जैसे पंजाब से चंडीगढ़, तो ये इंटरस्टेट बन जाता है और इस पर सिर्फ एक टैक्स यानी IGST लगता है। ये टेबल देखिए, सारी चीजों को एक साथ रख देती है। देखिए कैसे हर एक ट्रांजैक्शन की अपनी अलग टैक्स कहानी है। लुधियाना की लोकल सेल जो इंट्रास्टेट है, उस पर 2 टैक्स हैं, लेकिन चंडीगढ़ या दिल्ली को की गई कोई भी सप्लाई इंटरस्टेट है और उस पर सिर्फ एक टैक्स IGST लगता है। और जब आप देश से बाहर जाते हैं तो नियम फिर बदल जाते हैं। ये दिखाता है कि बिजनेस के लिए हर एक ट्रांजैक्शन को सही से क्लासिफाई करना कितना जरूरी है। तो हमने सप्लाई की अलग-अलग परतों को तो देख लिया, इसके प्रकार, इसके नियम, इसकी ज्योग्राफी। पर असल सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? पॉइंट ये है, और ये सबसे जरूरी बात है, सप्लाई ही वो चिंगारी है जो पूरे GST सिस्टम में जान डालती है। रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं, टैक्स रेट्स क्या होंगे, रिटर्न कब भरना है, ये सब कुछ तभी पिक्चर में आता है जब सप्लाई होती है। बिना सप्लाई के पूरा GST सिस्टम बस खड़ा रहता है। ये वो धड़कन है जिसके बिना पूरा शरीर काम नहीं कर सकता। और ये जो इग्निशन की वाली बात है ना, ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सप्लाई वो चाबी है जो GST की गाड़ी को स्टार्ट करती है, और इस चाबी के बिना टैक्स का इंजन कभी शुरू ही नहीं हो सकता। तो अगली बार जब कोई अपनी सुबह की कॉफी खरीदे या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, बल्कि एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी शुरुआत सप्लाई नाम के एक शब्द से होती है। अब उस अदृश्य सिस्टम के बारे में पता है जो हमारी पूरी कॉमर्स की दुनिया को चलाता है, और हर लेन देन के पीछे छिपी GST की कहानी की समझ भी है।